अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 83। कौन हो तुम दोनों? उसने धीमी सी आवाज़ में पूछा। ये मत पूछो कि हम कौन हैं, मैंने कहा। पहले तुम्हारा घर खाली हुआ है और तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ है। तुम ये ना बताते तो भी हमें मालूम था कि तुम्हारा घर उजड़ गया है। अगर उस लड़की को अपने घर रखोगे तो तुम्हारे घर को आग लगेगी और तुम कत्ल होगे। यहीं से वापस चले जाओ, हमीदुल्लाह खान ने कहा। अगर उस लड़की के गांव जाकर तुमने उसे धमकियां दी तो जिंदा अपने गांव नहीं पहुंच सकोगे। तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है? उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा। तुम वो काम करो जो हमने कहा है, मैंने कहा। कानूनी तौर पर भी उस लड़की पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। तुम उसे और उसके बाप को धमकियां देते हो। उस रकम को भूल जाओ जो तुमने उसके बाप को दी थी। एक बात बताओ, उसने पूछा। मेरे घर में डाका तुमने नहीं डाला था। हमने तुम्हें कहा है कि हमसे कुछ ना पूछो, मैंने उससे कहा। हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं कि यहीं से वापस चले जाओ और अपना घर और अपनी जान बचाओ। उस लड़की को भूल जाओ और तुम्हारा जो माल डकैती में जा चुका है उसे भी भूल जाओ। उसके घर डकैती की वारदात हो चुकी थी और उसका बेटा भी मारा गया था। नुकसान के अलावा उस पर दहशत सवार थी। वो पहले ही खौफ का मारा था, अब वो कांपने लगा। चला जाता हूँ, उसने कहा। घोड़ी पर सवार हो जाओ, हमीदुल्लाह खान ने कहा, और फौरन अपने गांव पहुंचो। वो बड़ी तेज़ी से घोड़ी पर सवार हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता जाने की बजाय घोड़ी को एड़ लगाकर एक सेकंड में गायब हो गया। घोड़ी सर पट दौड़ती घाटी चढ़ गई। हमने ऊपर आकर देखा, वो बहुत दूर निकल गया था। हम वहाँ से चले और शम्मो के गांव पहुँचे। शम्मो के घर गए और उसके बाप और उसकी माँ को बताया कि अब ये शख्स इस गांव में नहीं आएगा। शम्मो की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। हम अपने खुफिया ठिकाने पर जा पहुँचे। इतना पैदल सफ़र करके हम थक गए थे। हम लेट गए। घंटा सवा घंटा गुजरा होगा कि 13-14 साल उम्र का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि गांव में पुलिस आई है और उसने गांव के तमाम आदमियों को घरों से बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया है और औरतों को अलग खड़ा कर लिया है। पुलिस के कितने आदमी हैं, मैंने पूछा। 8-9 हैं, लड़के ने जवाब दिया। वो कुछ कहते हैं, सबको गालियां दे रहे हैं, लड़के ने कहा। धक्के मार मार कर घरों से बाहर निकाल रहे हैं। मैं एक मकान के पीछे था। मुझे पुलिस के कई आदमी ने देखा नहीं। मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा आ गया। ये था हमारा इम्तिहान। गांव वालों ने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी थी, अब उनकी कीमत अदा करने का वक्त आ गया था। वो अपने इम्तिहान में पूरे उतरे थे, अब हमारी बारी थी। मैंने जब ये सुना कि पुलिस ने औरतों को अलग कर लिया है तो मेरा खून खौल उठा। मुझे जो ख़तरा नज़र आया वो आप समझ सकते हैं। ये बेगुनाह और पसमानदा लोग पुलिस के रहमो करम पर थे। मुझे ये भी मालूम था कि अंग्रेज़ों ने मेरी और हमीदुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए थानों में तैनात थानेदारों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे रखे होंगे। हम दोनों आम किस्म के डाकू और मामूली मुजरम नहीं थे। अंग्रेज़ों ने इतनी ज़्यादा रकम के इनाम का जो ऐलान किया था, उसी से अंदाज़ा करें कि मैं उनके लिए कितना अहम और कितना ख़तरनाक मुजरम था। कोई थानेदार मेरी गिरफ्तारी के सिलसिले में किसी बेगुनाह आदमी को मार डालता तो भी अंग्रेज़ उससे बात पुरस ना करते। देहात के लोग तो वैसे भी पुलिस से बहुत डरते हैं। उस गांव वालों ने तो जुर्म का इर्तिकाब किया था। हमीदुल्लाह और मुझ जैसे मुजरमों को पनाह देना बड़ा संगीन जुर्म था। पुलिस की इस नफरी के साथ जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर था, वो गांव की किसी लड़की को अलग ले जाता तो गांव वाले उन्हें नहीं रोक सकते थे। उनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी। मुझे शम्मो का ख्याल आ रहा था कि उस गांव में 3 और नौजवान लड़कियां थीं। उस लड़के को जो हमें इतला देने आया था, ये मालूम नहीं था कि पुलिस थाने की है या हेड क्वार्टर की। लड़के ने यह देख लिया था कि कोई अंग्रेज़ अफसर साथ नहीं था। लड़के ने यह भी बताया कि पुलिस के पास राइफलें हैं। हमीद भाई, मैंने कहा, अल्लाह का नाम लो और चलो।
आज हमने एहसान चुकाना है, ख्वाह जान चली जाए। इससे पहले कि पुलिस किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसी तवक्का थी कि हमीदुल्लाह खान पुलिस मुकाबले से बचने की कोशिश करेगा। वो नवाबजादा था और बहुत बड़ी जागीर का मालिक रह चुका था। उसकी ज़िंदगी नवाबी शान शौकत और ऐशो इशरत में गुजरी थी। हालात ने उसे इस गार में ला फेंका था। वो नवाबों, महाराजों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बातें करता था वो इसलिए करता था कि उसके बाप ने उसके साथ बेइंसाफ़ी की थी और उसे नवाबी की जानशीनी से महरूम कर दिया था। वो अपने बाप को मदकार और बेगैरत कहा करता था। शायद इसी वजह से उसके दिल में हिंदुस्तान की आज़ादी का जज्बा पैदा हो गया था। मैं इस उम्र में नफ्सियात के सिर्फ नाम से वाकिफ था। उम्र में बहुत आगे जाकर मैं इंसान की नफ्सियात को समझने लगा था। हमीदुल्लाह खान की नफ्सियात का ढांचा कुछ ऐसा बन गया था कि अपने आप को अभी तक नवाबजादा समझता था, मगर गरीब से देहातियों के साथ ज़मीन पर बैठकर बड़ी खुशी से दाल रोटी भी खा लेता। उसकी शख्सियत दो हिस्सों में बटी हुई थी। हाँ सिकंदर, उसने कहा, अगर इन मासूम और बेज़र देहातियों की इज्जत की खातिर मेरी जान चली जाए तो ये जेल में गलने सड़ने और फांसी चढ़ जाने से तो बेहतर है। ये सोच लो सिकंदर, नूरुल्लाह ने कहा। हमारे पास सिर्फ 2 बंदूकें और 1 रिवाल्वर है और उधर 8 राइफलें हैं और इंस्पेक्टर के पास पिस्तौल होगा। हमारे पास गोलियां और कारतूस कम हैं। गोलियां पुलिस के पास भी कम होंगी, मैंने कहा। वो एम्यूनेशन की पेटी साथ नहीं लाए। कांस्टेबलों के पास थोड़ा थोड़ा एम्यूनेशन होगा और इंस्पेक्टर के पास रिवाल्वर की सिर्फ 18 गोलियां होंगी। मैंने जो सोचा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो गांव के लोग बच जाएंगे। हम ज़्यादा फायर नहीं करेंगे। हम पुलिस की निस्बत बेहतर पोजीशन में होंगे। हमने पुलिस के सामने नहीं जाना। मैंने उन्हें बताया कि मेरी स्कीम क्या है। हमीदुल्लाह खान तैयार हो गया और हम चारों गार से निकले और चल पड़े। एक बंदूक मेरे पास, दूसरी नूरुल्लाह के पास और हमीदुल्लाह के पास रिवाल्वर था। बाले के पास खंजर और वो भी हमारे साथ चल पड़ा। मेरी कहानी सुनने वालों, कोई साहब ये ना समझे कि हम पुलिस के साथ टक्कर लेने के लिए उस तरह चल पड़े थे जिस तरह फिल्मों में हीरो या विलन बड़के मारते हुए चल पड़ते हैं। मैं अपनी कैफियत सुनाता हूँ। ये वो कैफियत है जो मरने से पहले या फांसी की तरफ जाते हुए इंसान की होती है। खुदकुशी से पहले भी इंसान पर यही कैफियत तारी होती होगी। उस महाद पर लड़ने वाले फौजी पर भी यही कैफियत तारी होती होगी जिस महाद पर बड़ी सख्त लड़ाई हो रही हो और जहां मौत ही मौत हो। नफ्सियात के आलम कहेंगे कि नफ्सियाती तौर पर हम नॉर्मल नहीं थे। मैं उनकी राय से इख्तलाफ नहीं करूंगा। मुझ पर और हमीदुल्लाह खान पर ऐसे असरात काम कर रहे थे जिन्होंने हमें नॉर्मल नहीं रहने दिया था। उसे नीम पागलपन भी कह सकते हैं। हम मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। हमारी टक्कर उसके साथ थी, इसलिए हम हर चैलेंज कबूल कर लेते थे। गांव के लोगों की हिफाजत को हमने अपनी अना का मसला बना लिया था। बाद औक़ात इंसान इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि खौफ उसे दलेर बना देता है। मैं अपने के साथ साथियों के साथ साथ जूं जूं गांव के करीब होता जा रहा था, मुझ पर खुदकुशी से पहले वाली कैफियत तारी होती जा रही थी। गांव का जो नक्शा मैंने पहले बयान किया है उसे जहन में लाएं। गांव के आधे मकान एक बुलंद टीकरी के नीचे और उसके साथ लगे हुए थे और बाकी मकान नीम दायरे में दाएं तरफ और सामने थे। उस टीकरी पर चंद एक दरख्त और एक दूसरे के करीब थे। उनके नीचे घास ऊंची थी और झाड़ियां भी थी। हम जब उस टीकरी के करीब पहुंचे तो झुककर चलने लगे। नीचे से हमें कोई नहीं देख सकता था। जरा आगे जाकर हमें बैठकर पांव पर सिरकना पड़ा। एक जगह जहां से टीकरी की उधर वाली ढलान शुरू होती थी जरा गहरी थी, उसे खड्ड कह लें। उस पर 3-4 दरख्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया और नीचे देखा। वहां से गांव की छतें और सहन नजर आ रहे थे। तमाम औरतें मकानों के सामने एक जगह इकट्ठी जमीन पर बैठी थी और उन पर एक कांस्टेबल राइफल लिए
पहरे पर खड़ा था। दाएं तरफ वाले मकानों के पीछे कुछ दूर कब्रिस्तान था। गांव के तमाम आदमी वहां थे। कांस्टेबल वहां खड़े थे। एक हेड कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर था। इतनी दूर से यह पता नहीं चलता था कि वह सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर। उस जमाने में पुलिस की पगड़ियां होती थी। उस थानेदार की पगड़ी से पता चलता था कि वह मुसलमान है। गांव के आदमी वो कब्र खोद रहे थे जिसमें हमने ख्वाजा साहब, शहनाज और अपने एक साथी को दफन किया था, और इससे यह ज़ाहिर हुआ कि गांव वालों ने वही बयान दिया है जो हमने उन्हें बताया था। उनकी निशानदही पर कब्र खोदी जा रही थी। हम देखते रहे। मेरी नज़र उस कांस्टेबल पर भी थी जो औरतों के पास पहरे पर खड़ा था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस कांस्टेबल ने किसी औरत के साथ छेड़खानी की तो मैं उस पर बंदूक फायर कर दूंगा। मैंने मोटे छरों वाले कारतूस बंदूक में डाल रखे थे, मगर ये कांस्टेबल उसी तरह खड़ा इधर उधर देख रहा था जैसे उन औरतों के साथ उसे ज़रा भी दिलचस्पी ना हो। कब्रिस्तान में 3 चारपाइयाँ भी रखी हुई थी। ये लाशों के लिए थी। कब्र की खुदाई ख़त्म हो गई और लाशें बाहर निकाली जाने लगी। उन्हें दफन हुए अभी 7-8 दिन ही गुजरे थे। लाशें अभी इतनी खराब नहीं हुई होंगी। इतनी दूर से लाशों के चेहरे नजर नहीं आते थे। लाशें निकालकर चारपाइयों पर डाल दी गई। फिर 4-4 आदमी चारपाइयाँ उठाकर वहां से ले आए जहां औरतें बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर ने गांव के 2 बूढ़ों को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ कहा। वो शायद उनसे कुछ पूछ रहा था। इतनी दूर से सुनाई नहीं देता था। बूढ़े ने न जाने क्या जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने एक थप्पड़ एक बूढ़े के मुंह पर और एक दूसरे बूढ़े के मुंह पर मारा। इंस्पेक्टर औरतों के पास चला गया और उन्हें देखने लगा। उसने शम्मों को बाजू से पकड़कर उठाया और फिर बारी बारी 3 नौजवान लड़कियों को उठाया और चारों को अलग खड़ा कर दिया। वो उनकी तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। उसने यकीनन ये कहा होगा कि सच नहीं बोलोगे तो इन लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। 3-4 आदमी आगे आए और चारों हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर को कहने लगे कि इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ों और घोंसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्हें छोड़कर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को इशारा किया और उसने कुछ कहा भी होगा। 2 कांस्टेबल लड़कियों के करीब आए और उन्हें धक्के देकर एक तरफ ले जाने लगे। लड़कियों ने रोना शुरू कर दिया। उनमें 2 ने इंस्पेक्टर के कदमों में बैठकर उसके पांव पकड़ लिए। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखा। हेड कांस्टेबल ने लड़कियों के बाजू पकड़े और उन्हें मकानों की तरफ धकेल कर ले जाने लगा। मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि मैं पुलिस में रह चुका था, इसलिए मैं जानता था कि यह इंस्पेक्टर क्या कर रहा है। वो गांव वाले से कह रहा था कि वो सच बोलें वरना उनकी लड़कियों को खराब किया जाएगा। पुलिस के तफ्तीशी अफसर देहाती इलाके में तफ्तीश के दौरान ऐसी धमकियां दिया करते थे और बाद अफसर इस धमकी को अमली जामा भी पहना दिया करते थे। यहाँ भी मुझे यही कुछ होता नजर आ रहा था। नूर, मैंने नूरुल्लाह से कहा, बैठकर बंदूक कंधे से लगाओ और पुलिस वालों के सरों के ऊपर दोनों नालियों के कारतूस चला दो। ख्याल रखना कि छरे उन्हें ना लगे, सरों के ऊपर से गुजर जाएं। मैं रिवाल्वर से एक गोली चलाऊंगा, हमीदुल्लाह खान ने कहा। फिर यूं करो, मैंने कहा, रिवाल्वर दोनों हाथों में पकड़कर इस तरह फायर करो कि गोली पुलिस वालों के करीब ज़मीन पर लगे। किसी को लग गई तो क्या होगा, हमीदुल्लाह ने कहा। उनमें से एक भी मर गया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा, मैं पुलिस मुकाबला नहीं करना चाहता, मैंने कुछ और सोचा है। तो क्या वो जवाबी फायर नहीं करेंगे, नूरुल्लाह ने पूछा। करें, मैंने कहा, हम फायर करके खड्ड में हो जाएंगे, ज़्यादा बातें ना करो। हमने मोटे छरों वाले कारतूस बंदूकों में डाल रखे थे। ये जब किसी के सर के ऊपर से याद या दाएं बाएं से गुजरते हैं तो चीख जैसा जनाटा पैदा कर जाते हैं। मेरे इशारे पर नूरुल्लाह ने एक फिर दूसरा कारतूस फायर किया और उसके फौरन बाद मैंने 2 कारतूस फायर किए और फिर हमीदुल्लाह खान ने रिवाल्वर दोनों हाथों में पकड़कर एक गोली फायर की। मैंने देखा कि उसकी गोली की गिर्द पुलिस के 2 आदमियों के करीब ज़मीन से उठी। इंस्पेक्टर और उसके आदमी इस तरह गायब हो गए जहां वैसे
जैसे वहां आए ही नहीं थे। कोई किसी मकान के अंदर और कोई किसी मकान के पीछे चला गया। धमाकों और फिर सरों के ऊपर से गुजरते छरों की चीखों ने उनका खून खुश कर दिया होगा। इंस्पेक्टर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता था कि अपने कांस्टेबलों को जवाबी फायर का हुक्म देता। उसने जान लिया होगा कि गोलियां ऊपर से आई हैं और फायर करने वाले बड़ी अच्छी और महफूज आड़ में हैं और सामने होना खुदकशी होगी। मैं खड़ा हो गया और एक दरख्त की आड़ में होकर इंस्पेक्टर को ललकारा। तुम घेरे में आए हो, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। हम ऊपर से तुम्हारे एक आदमी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर इंस्पेक्टर सामने आ जाए तो हम घेरा उठा लेंगे। हमारे पास एमुनेशन के बक्स भरे हुए हैं। आगे आओ थानेदार साहब, हमारे साथ बात करो। ये मर्दों का वादा है, हम गोली नहीं चलाएंगे। गांव पर सन्नाटा तारी रहा। गांव के लोग भी मकानों के अंदर चले गए थे। सामने मैदान में 3 चारपाइयों पर ख्वाजा साहब, शहनाज और हमारे एक साथी की लाशें पड़ी हुई थी। मैं उधर से जवाब का इंतज़ार करता रहा। मत डरो इंस्पेक्टर, मैंने एक बार फिर ऐलान किया। जिंदा रहना चाहते हो तो फिर इधर ऊपर आ जाओ। एक मकान के पहलू से इंस्पेक्टर सामने आ गया। उस टीकरी की तरफ आ जाओ, मैंने कहा। मैं तुम्हें ऊपर बुला रहा हूँ। वो वाकई दलेर आदमी था। उसके हाथ में रिवाल्वर था। वो टीकरी की तरफ चल पड़ा। उसने रिवाल्वर बेल्ट के साथ लगे हुए पोच में डाल लिया। हम तीनों साथ ही रहे। खतरा था कि हम में से कोई सामने हुआ तो कोई कांस्टेबल गोली मार देगा। इंस्पेक्टर टीकरी की दामन में रुक गया। उससे हमीदुल्लाह खान रिवाल्वर की गोली से मार सकता था। क्या मैं ऊपर आऊं? उसने बुलंद आवाज़ से पूछा, या तुम आओगे? मैं आड़ से निकलकर सामने हो गया। वो बहुत करीब था। मैंने देखा कि वो इंस्पेक्टर ही था। मैंने पहली मर्तबा उसके कंधे पर ओहदे का निशान देखा। तुम ही ऊपर आ जाओ, मैंने कहा। तुम जैसे दलेर आदमी कभी कभी नजर आते हैं। वो ऊपर आ गया। उसके चेहरे पर तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कमज़ोर दिल आदमी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था। उसके चेहरे पर जलाल सा था। उसके दिल में यह खतरा ज़रूर होगा कि मैं उसे गोली मार दूंगा या उसे यरगमाल बना लूँगा, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता था कि वो निडर और बेखौफ है और वो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हकीकत है कि मैं उससे मुतासर हुआ। वो मेरे सामने आकर रुक गया। मेरे तीनों साथी उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर ने हम चारों को ऐसी नज़रों से देखा जैसे हमें वो कुछ भी नहीं समझता। तुम तो सिकंदर मालूम होते हो, उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा। कहो, मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, मैंने कहा, मैं सिकंदर हूँ। मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। वो बुज़दिल हिंदू हैं जो एक बूढ़े आदमी को, एक औरत को और एक और बेगुनाह नहते आदमी को कत्ल कर गए हैं। उनका जो सरगना था उसको सांप ने डस लिया है और उसकी लाश उस तरफ पानी में पड़ी है। कत्ल का पर्चा कराओ, उसने कहा। मैं उन्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि वो एक ही बार 3 कत्ल कर आए हैं। उन्होंने तुम्हारी निशानदही की थी। मैं इतना अहमक नहीं कि थाने में आकर पर्चा कराऊं और खुद गिरफ्तार होकर फांसी चढ़ जाऊं, मैंने कहा। जिन्होंने मरना था मर गए हैं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि मेरे गुनाहों की सज़ा इन मासूम लोगों को ना दो। तुम पुराने इंस्पेक्टर मालूम होते हो। तुम तो जानते हो कि डाकू किसी गांव में ठिकाना करते हैं तो उस गांव वाले डाकुओं को क्यों पनाह देते हैं और डाकू उन्हें क्या कीमत देते हैं। इस तरह हमने इस गांव में पनाह ली थी और तुम आकर उनकी बेटियों को घसीट रहे हो। हमने जो गोलियां तुम्हारे सर के ऊपर से गुजारी थी वो तुम्हारे सीने में से भी गुजार सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी पगड़ी देख ली और अपना ये ईमान कायम रखा कि मेरे हाथ से कोई मुसलमान कत्ल नहीं होगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन मासूमों को तंग ना करो। इन्होंने तुम्हें क्या बयान दिया है? उसने गांव वालों का वही बयान सुनाया जो हमने उन्हें बताया था। ये इंस्पेक्टर उनसे ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि वो 3 आदमी कौन थे। गांव वाले नहीं बता रहे थे। मेरे इंस्पेक्टर भाई, मैंने कहा, मैं अपने जुर्म पर नादम नहीं हूँ। मैंने एक गरीब लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज़ डीएसपी को कत्ल किया है। अब दहशतगर्द बनकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मीन दोस्त जंग लड़ूंगा। डाकू नहीं बनूंगा। मजलूमों का साथ दूंगा।
तुम भी मुसलमान बनो, इन बेगुनाह और मसलूम लोगों को तंग ना करो। मैं बोलता चला जा रहा था और वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने हमीदुल्लाह खान की तरफ इशारा करके पूछा। अगर तुम इसे नहीं पहचानते हो तो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। मैं सिकंदर हूँ। खुदा की कसम तुम कहोगे इस गांव के लोगों की इज्जत की खातिर जान दे दो तो निकालो रिवाल्वर और मेरे सीने में गोली मार दो। मैं नीच जात का आदमी नहीं हूँ, उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ कि इन बेचारों को तंग ना करूँ, लेकिन तुम कहो कि चूंकि तुम मुसलमान हो और तुमने एक अंग्रेज़ डीएसपी को कत्ल किया है और अब तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते हो, तो मैं मुतासर होकर तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा। तो ये उम्मीद दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारी तारीफ़ ज़रूर करूँगा, ज़ात तुम्हारी भी नीच नहीं है और मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है, लेकिन तुम्हें ज़िंदा पकड़ूंगा, दूर से गोली नहीं मारूंगा। ये ना समझना कि मैं अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में खुश हूँ। मैं नमक हराम नहीं कहलाना चाहता, और ये भी ना समझना कि मैं तुम्हारे डर से या मौत के डर से तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम मर्द के बच्चे हो, मैंने दिल से उसकी तारीफ़ करते हुए कहा। मैं इतना ओछा होता तो तुम्हें हम चारों उठाकर ले जाते। ये भी सुन लो सिकंदर, उसने कहा। जिस दिन मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का इरादा करूंगा, पहले नौकरी से इस्तीफा दूंगा और फिर अपना इरादा पूरा करूंगा। जाने दो इन बातों को। मैंने तुमसे वादा किया है कि गांव वालों को मज़ीद परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे झूठी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। मैं ये भी कर सकता था कि तीनों लाशों को दफन करा देता और वापस जाकर रिपोर्ट लिखता कि इस गांव में कोई मशकूक आदमी नहीं आया, लेकिन निशानदही करने वाले हिंदू हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम खुद भी सब इंस्पेक्टर रह चुके हो, सब जानते हो। ये लाशें साथ ले जानी पड़ेंगी और गांव वालों का बयान रिपोर्ट में लिखकर अपनी राय ये दूंगा कि गांव वालों को ये मालूम ना था कि 2-3 आदमी कौन थे, 2-3-4 रोज़ यहाँ ठहरे। मैं अपने डीएसपी को मनवा लूँगा कि गांव के लोग बजा तौर पर खौफजदगी के आलम में उनके मशकूक अशखास के साथ ताउन करते रहे। उन हिंदुओं का क्या करोगे? वो मैं संभाल लूँगा, उसने जवाब दिया। मैं उनके पांव तले से ज़मीन निकाल दूंगा। उन्हें कहूँगा कि पहले तुम अंदर चलो, तुमने 3 इंसान कत्ल किए हैं। उसके बाद वो नहीं बोलेंगे। अब कहो क्या इरादा है? मैं जो चाहता था वो तुमने पूरा कर दिया है, मैंने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुमसे दोस्तों की तरह रुखसत होना चाहता हूँ। दोस्त नहीं, दुश्मन कहो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और बड़ी संजीदगी से बोला, तुम्हें शायद मैं ही गिरफ्तार करूँगा। अपना नाम तो बता दो। इंस्पेक्टर फजल हुसैन, उसने जवाब दिया। मैं इस इलाके का SHO हूँ। जिंदा रहना है तो मेरे इलाके से निकल जाओ। इंस्पेक्टर फजल हुसैन, मैंने कहा। तुमने कहा था कि तुम मुझे दूर से गोली नहीं मारोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें दूर से गोली नहीं मारूंगा। जाओ, लाशें उठाकर ले जाओ और इन गरीबों को बख्श दो। वो टीकरी से उतर गया। हम उसे देखते रहे। गांव में पहुंचकर उसने अपने कांस्टेबलों को बुलाया। कुछ आदमी गांव से लिए, गांव के लोगों से कुछ कहा। सब लोग और औरतें भी अपने अपने घरों को चली गईं। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने तीनों चारपाइयाँ उठवाईं और गांव से निकल गया। जुर्रत में जादू है और जादू में जुर्रत नहीं। जादू घर बैठकर कहीं छुप कर चलाया जाता है, जुर्रत बाहर आकर दिखाई जाती है। मैंने उस रोज़ जुर्रत का जादू देखा। ये इंस्पेक्टर फजल हुसैन की जुर्रत थी। मैं मफरूर कातिल था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन को मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो जब मेरी तरफ पीट करके जा रहा था तो मैं उसे गोली मार सकता था। वो मुझे चैलेंज करके जा रहा था, लेकिन मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि मैं उस शख्स पर कारतूस फायर नहीं कर सकूंगा। अगर मेरी बंदूक से कारतूस फायर हो भी गया तो ये उस शख्स को नहीं लगेगा। ये उसकी जुर्रत का जादू था जिसने मेरे इरादों को हिला डाला था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। उसके गहरी शरबती रंग की आंखों से जैसे शुआएं निकल रही थी, जो नज़र तो नहीं आती थी, लेकिन मैं उन शुआओं को अपनी आंखों में दाखिल होता और अपनी ज़ात में सरायत करता महसूस कर रहा था। मेरी जुर्रत पामाल हो गई थी। मैं उसे उसी तरह खराज तहसीन पेश कर सकता था कि बंदूक झुका लूँ। क्या तुम अहमक नहीं हो सिकंदर? हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमीदुल्लाह खान ने कहा, उसे गोली क्यों ना मार दी?
یہ انسپیکٹر ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ تجربے سے کچھ سیکھو سکندر، نور اللہ نے کہا۔ اس کافر جگموہن کو بھی تم نے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جگموہن اور اس کے ساتھیوں کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے، گولی مارو، مگر تم نہ مانے۔ اب دیکھ لو کہ جگموہن کیا کر گیا ہے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے۔